मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि तनाव को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं तनाव को। तो आज की वीडियो में हम उसी के आगे देखेंगे और ये देखेंगे कि तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर कोपिंग स्ट्रेस। क्योंकि तनाव कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसके अंदर तनाव उत्पन्न हो। अब तनाव ना उत्पन्न हो उसके लिए ज़रूरी है कि हम तनाव को कम कैसे करें, क्योंकि तनाव तो आएगा ही आएगा। वो तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर तनाव वाली सिचुएशन आएगी ही। तनाव वाली सिचुएशन से आपको फेस करना ही पड़ेगा, सामना आपका होगा ही। लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं, या जो पर्सन है वो कैसे अपने तनाव को ऐसी सिचुएशन में कम करते हैं, उसी के बारे में हमें यहाँ पर मुख्य रूप से जानना है। और ये दोनों जो तरीके बताए जाएंगे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड इमोशनल फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज, दोनों का इस्तेमाल आप करते हैं अपनी लाइफ में, आप करते हैं। वो बात अलग है कि आपको टर्म नहीं पता थे अब तक, लेकिन आज की क्लास में आपको टर्म पता चल जाएंगे। ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं जब आपके अंदर तनाव आता है। अदरवाइज आप इनका इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में अक्सर करते देखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि तनाव का कारण चाहे जो भी हो, यह व्यक्ति के सांवेगिक एवं दैहिक स्वास्थ्य को खराब करता है, उस पर खराब असर डालता है। जैसा कि हमने तनाव की प्रतिक्रियाओं के बारे में देखा था। तनाव क्या होता है? तनाव जब भी व्यक्ति के अंदर आता है तो व्यक्ति असामान्य व्यवहार कर देता है, ऐसा व्यवहार जो डेली लाइफ में नहीं करता है। उसके बाद अब ये बताया गया कि फिर मनोवैज्ञानिकों ने ये सोचा कि तनाव को कम कैसे किया जा सकता है, और उसके लिए फिर लेजारस और फॉकमैन ने जो तनाव को कम करने के उपाय थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन से? पहला है आपका समस्या केंद्रित उपाय, समस्या केंद्रित समायोजी उपाय, और दूसरा है आपका संवेग केंद्रित समायोजी उपाय। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज और इमोशनल फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज। तो तनाव को कम करने के कितने उपाय बताए गए? दो उपाय। आप साथ में रिपीट करेंगे क्योंकि हमारा मोटो यहाँ पर यह है कि आप चीज़ों को समझें भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और इसके साथ साथ आपको यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको चीज़ें याद भी हो जाएं। तो इसीलिए आप कोशिश ये करें कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप साथ में रिपीट करें। उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो तनाव को कम करने के कितने उपाय बताए गए? दो। कौन कौन से? समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित। इन दोनों उपायों को किसने दिया? तो इसको दिया था लेजारस और फॉकमैन ने। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद अब हम आगे आते हैं। और एक बात और बता दिया जाए कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तनाव को कम करने के क्या उपाय होते हैं, या समस्या केंद्रित उपाय क्या है, संवेग केंद्रित उपाय क्या है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले समस्या केंद्रित उपाय के बारे में। अब जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं किसकी बात की जा रही है? प्रॉब्लम फोकस। यानी यहाँ पर फोकस किस पे होगा? यहाँ पर जो फोकस होगा वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है। समस्या केंद्रित समायोजी उपाय में हम प्रॉब्लम के ऊपर, मतलब स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि इन उपायों का उपयोग व्यक्ति तब करता है जब वह यह देखता है कि जो समस्या है, मतलब जिससे तनाव उत्पन्न हो रहा है, वो इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है कि उसको सॉल्व ना किया जा सके, उसको समाप्त ना किया जा सके। और ऐसी परिस्थिति में फिर वो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज को अपनाता है।
इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझें कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन आई है, आप उसको संभाल सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं या कोई उपाय निकालकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पर आप प्रॉब्लम फोकस कोपिंग को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया कि आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम होना है और उसी टाइम पर आपका जो नोट्स है वो नोट्स आपका खो गया, रास्ते में कहीं गिर गया या आपने कहीं रख दिया, कोई उठा ले गया, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ चला गया, मतलब नोट्स आपका गायब हो गया। अब ये सिचुएशन क्या है? जाहिर सी बात है कि इस सिचुएशन के आने से आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होगा, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके नोट्स बनाया था, रात में जग के और काफ़ी उस बुक को पढ़ के तब आपने नोट्स बनाया था और वो नोट्स आपका गायब हो गया। और गायब होने पे जाहिर सी बात है आपको स्ट्रेस होगा, तनाव उत्पन्न होगा आपके अंदर, टेंशन में आ जाएंगे आप। लेकिन जब आप देखते हैं कि चलो ये सिचुएशन ऐसी है कि एग्ज़ाम तो देना ही है और एग्ज़ाम देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई उपाय ढूंढूं। तो उपाय क्या खोजते हैं आप दिमाग लगाते हैं, आप उस समस्या का एक वैकल्पिक हल ढूंढते हैं। वैकल्पिक हल का मतलब है कि उसका और अल्टरनेट ढूंढते हैं। चलो नोट्स नहीं है तो क्या और कर सकते हैं कि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा जाएं, हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। तो आप फिर या तो अपने फ्रेंड से नोट्स लेने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड से बोलते हैं कि मुझे अपना नोट्स दे दो, या फिर आप क्या करते हैं, आप जो मार्केट में सीरीज अवेलेबल होती हैं, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। या आपके मन में आता है कि चलो मैं तो एक बार तो नोट्स बना ही चुका हूँ, मुझे पता है कि बुक में से कहाँ कहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें मुझे नोट करनी रहेंगी, तो मैं एक बार कोशिश करके, और एक बार मैंने किया है तो दोबारा भी मैं कर सकता हूँ और मैं और जल्दी चीज़ों को कर ले जाऊँगा। तो आप क्या करते हैं, आप दोबारा नोट्स बनाने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये सभी उपाय क्या हैं? ये आपके अल्टरनेटिव हैं। इनके द्वारा आप अपनी समस्या का हल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इस जो ये मेथड है उसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं हम समस्या केंद्रित समायोजी उपाय, क्योंकि जो समस्या थी उस उस पर ही आप फोकस हो गए, उसको समाप्त करने की आप कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे यहाँ पर देखें, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि व्यक्ति इस उपाय को तब अपनाता है जब वह यह देखता है कि समस्या जो तनाव उत्पन्न कर रहा है अधिक गंभीर नहीं है तथा वह उस समस्या में कुछ परिवर्तन ला सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो हो गया आपका एजुकेशन से रिलेटेड एग्जांपल। मान लीजिए कि आपका रिलेशन है, रिलेशन में आपकी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब उससे भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है? या तो मैं सामने वाले से जाके सॉरी बोल दूं, माफ़ी मांग लूं, तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर मेरी वजह से जो सामने वाले पर्सन का नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई कर दूं। मतलब मान लीजिए आपकी वजह से किसी का लॉस हो जाता है, तो जो सामान उसका लॉस हुआ है आप उसको ला कर दे देते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी विकल्प हैं, अल्टरनेट सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जिस प्रॉब्लम की वजह से आपके रिलेशन पर असर पड़ा है। तो इस तरीके से भी आप समस्या का समाधान कर लेते हैं और अपने स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो पर्सन होता है वह उन सभी समाधानों के संभावित लाभ एवं हानियों के रूप में उनका मूल्यांकन करता है और फिर सही विकल्प का चुनाव करता है। और इसके लिए जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, और उसका इंटेलिजेंस होता है, इन सब का भी वो वहाँ पर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग क्या है? प्रॉब्लम फोकस कोपिंग या समस्या केंद्रित समायोजी उपाय में व्यक्ति उस समस्या को
पूरी तरीके से समझता है, उसका मूल्यांकन करता है और उसको ये पता चल जाता है कि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसको मैं सॉल्व ना कर पाऊँ, इस समस्या को मैं हल कर सकता हूँ और इसीलिए वो पूरी तरीके से समस्या पर टूट पड़ता है, उसको हल करने की कोशिश करता है। और इसमें उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसका जो इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल जो उसकी एबिलिटी है और जो उसका सेल्फ कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करती हैं। तो यहाँ आपका प्रॉब्लम फोकस कोपिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बात करते हैं अब हम इमोशनल फोकस कोपिंग की। तो इमोशनल फोकस कोपिंग क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर प्रॉब्लम की बात की जा रही थी, यहाँ पर इमोशंस, फोकस किस पे है? इमोशन पे फोकस किया गया है। अब यहाँ पर कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? जैसे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इस तरह के उपाय व्यक्ति तब करता है जब पर्सन को ये लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो इतनी गंभीर है कि उसका वो सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकता है। पहले क्या था? पहले वाले में पर्सन को ये लगता था कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ पर बताया जा रहा है संवेग केंद्रित समायोजी उपाय, तो इसका यूज पर्सन कब करता है? जब उसको ये लगता है कि जो प्रॉब्लम आ गई है मेरे सामने, जो प्रॉब्लम मुझे स्ट्रेस दे रही है, वो ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका मैं कोई सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकता हूँ, उसका उपाय नहीं निकल सकता है। तब वो क्या करता है? तब वो संवेग केंद्रित समायोजन करता है। अब ऐसी सिचुएशन कौन सी हो सकती है? ऐसी सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कोई पर्सन है और उसका बहुत ही खास एक्सपायर कर जाता है, जैसे किसी के फादर की डेथ हो जाए, मदर की डेथ हो जाए या किसी के बच्चे की डेथ हो जाए। तो ये सब ऐसे सिचुएशन है, ऐसे स्ट्रेस देने वाले सिचुएशन है कि जिसमें हम कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। इनका कोई सॉल्यूशन है? जो पर्सन हमें छोड़ के चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। और फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? आदमी कैसे खुद को कंट्रोल करता है? वो रो के, चिल्ला के, अपने आप को कई बार चोट पहुंचा के क्या करता है? उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जो आप उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसको वो कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से कि उसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए। समझ रहे हैं? जो इमोशनल फोकस कोपिंग कब इस्तेमाल किया जाता है? जब ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि अब ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जैसे आजकल की सिचुएशन में देखें तो जो यंगर जनरेशन है, आजकल की जनरेशन में फ्रेंडशिप भी बहुत जल्दी होती है, ब्रेकअप भी बहुत जल्दी होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब ब्रेकअप हो जाता है, मान लीजिए एक लड़का और लड़की रिलेशन में है और उनका ब्रेकअप हो गया और ऐसा ब्रेकअप हुआ है कि वो दोबारा फिर जुड़ नहीं सकते, पैचअप हो ही नहीं सकता है। तो उस सिचुएशन में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो क्या करते हैं? वो अब जानते हैं कि मैं इस सिचुएशन को दोबारा सॉल्व नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो फिर इमोशनल हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और भी बहुत तरीके के बिहेवियर करते हैं। कुछ लोग इसी में फिर आगे चलकर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो ऐसे बिहेवियर वहाँ पर देखे जाते हैं। तो जो इमोशनल फोकस कोपिंग है उसको भी मनोवैज्ञानिकों ने दो टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन से? मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जब पर्सन इमोशनल फोकस कोपिंग करने जाता है तो वो दो तरीके के बिहेवियर दिखाता है। एक तो है व्यवहारात्मक उपाय, मतलब अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करके वो उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है। और दूसरा है संज्ञानात्मक उपाय। व्यवहारात्मक उपाय में वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है और संज्ञानात्मक उपाय में वो जो उसका संज्ञान है, जो उसके अंदर थॉट चल रहा है, थिंकिंग चल रही है, उसमें चेंज करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारात्मक उपाय। उसके पहले एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि तनाव को कम करने के लिए लेजारस और फॉकमैन ने दो उपाय बताए। कौन कौन से? पहला आपका समस्या केंद्रित उपाय। आप साथ में मेरे रिपीट करेंगे, कोशिश करें कि साथ में मेरे रिपीट करें। तनाव को
कम करने के लिए कितने उपाय बताए गए? 2 उपाय। कौन कौन से? समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित। दोनों को किसने दिया? ये दोनों उपाय दिए गए लेजारस और फॉकमैन के द्वारा। फिर संवेग केंद्रित उपाय में 2 अन्य तरीकों का वर्णन किया गया, जिसमें व्यवहारात्मक उपाय और संज्ञानात्मक उपाय। व्यवहारात्मक उपाय या बिहेवियरल स्ट्रेटेजी के बारे में कि इसमें व्यक्ति क्या करता है। तो जब पर्सन के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो उसमें चेंज नहीं कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कुछ अलग तरीके के बिहेवियर करने लगता है। इसलिए अपने तनाव को कम करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा और अपने आसपास में भी देखा होगा, ज़्यादातर लोग तो मूवीज से ही सीखते हैं। आजकल मूवी क्या हो गया है, सीखने का माध्यम हो गया लोगों के लिए। और अच्छी चीज़ें नहीं, बुरी चीज़ें वो जरूर सीख लेते हैं। जो गलत चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे मूवीज में अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, वो शराब का, सिगरेट का सहारा लेते हैं। तो यूथ, आजकल की यूथ क्या कर रही है, सेम वही चीज़ फॉलो कर रही है। वो भी जब भी तनाव में आते हैं, चाहे उनकी फैमिली की तरफ से तनाव मिला हो, चाहे उनके रिलेशन में, पर्सनल रिलेशन में उनका जो ब्रेकअप हो गया है या किसी फ्रेंड से उनका रिश्ता टूट गया है, तो उसके लिए वो लोग किसका सहारा लेते हैं? उससे जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ उसको कम करने के लिए वो लोग शराब, सिगरेट, इनका सहारा लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, जैसे जिनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है, जिनके फ्रेंड सर्कल में अच्छे दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने तनाव को कम करने के लिए दोस्तों का सहारा लेते हैं। जब उनके दोस्त खुद आ जाते हैं, जैसे उनको पता चलता है, तो उनके दोस्त खुद आ जाते हैं कि हाँ मेरा दोस्त प्रॉब्लम में है और उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि इससे वो, एक तो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है और दूसरा वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ता है। इसीलिए आप सभी को भी चाहिए कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त जरूर बनाएं। मतलब ये नहीं कि आप 8-10 दोस्त बनाएं, 1 या 2 दोस्त ही बनाएं, लेकिन वो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हमेशा आपको सही डायरेक्शन ले, सही डायरेक्शन के लिए ले जाए। ऐसा नहीं कि आप टेंशन में हैं तो बोले कि चलो सिगरेट पीते हैं, अभी टेंशन खत्म हो जाएगा। ऐसे वाले दोस्त नहीं। तो व्यवहारात्मक उपाय समझ में आया। बिहेवियरल स्ट्रेटजी में क्या होता है, इसमें व्यक्ति तनाव से बचने के लिए या तनाव को कम करने के लिए कुछ बिहेवियर को डेवलप करता है, कुछ खास खास बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है, और वो आपने देखा ही कौन से व्यवहार होते हैं। यहाँ पर फिर कोहन और विल्स ने एक रिसर्च किया था, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि ऐसे पर्सन जिनका सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी विस्तृत होता है, बहुत से दोस्त होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बड़ी जल्दी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त और जो साथ के लोग हैं वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जिससे वो आसानी से उस सिचुएशन को फेस कर पाते हैं। दूसरा बात करते हैं हम कॉग्निटिव मेजर्स की या संज्ञानात्मक उपाय की। कॉग्निटिव मेजर्स हैं या आप इसे कॉग्निटिव स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। इस संज्ञानात्मक उपाय में क्या होता है, संज्ञानात्मक उपाय में पर्सन उस सिचुएशन का दोबारा मूल्यांकन करता है और उसकी वास्तविकता को देखता है। और वो देखता है कि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कई बार समस्या वास्तव में बड़ी रहती है, फिर भी पर्सन अपने थिंकिंग में चेंज लाके और वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके उसको क्या करता है, उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है और उसको बताता है ये तो बहुत बड़ा नहीं है, अरे ये तो छोटी सी चीज़ है, सॉल्व हो जाएगी, कोई बात नहीं। मतलब उसकी थिंकिंग पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहा है।
डिफेंस मैकेनिज्म कोई गलत चीज नहीं है, आप इसको गलत वे में ना लें कि डिफेंस मैकेनिज्म गलत है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म या जिसे हम रक्षा प्रक्रम कहते हैं वो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन अगर हम एक लिमिट में उसका यूज कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप लिमिट से ज़्यादा उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो कई बार फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कैसे, इसको हम आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं 5 तरह के डिफेंस मैकेनिज्म बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका दमन या रिप्रेशन। क्या होता है इसमें? इसमें जो तनाव वाली सिचुएशन है, मतलब जिस थॉट से तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको व्यक्ति क्या करता है, सप्रेस करने की कोशिश करता है। ये चीज आपको तब अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने फ्रायड का जो चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन वाला जो वीडियो है उसको आपने देखा होगा, साइकोलैटिक थ्योरी का वीडियो देखा होगा, तो आपको यहाँ से ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से देखें कि जब भी आप ये बताएं, जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो कहाँ पे आता है विचार? वो थॉट आपके कॉन्शियस माइंड में आता है, आपके चेतन मन में आता है। जैसे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो कहाँ पे, आपके चेतन मन में वो चीजें जा रही हैं, क्योंकि आप मेरे प्रति अवेयर है, सजग है, जागरूक है, तो इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपके चेतन मन में जा रही है। लेकिन जब कभी कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हम उसको फेस करें, जैसे मान लीजिए कि आपका बचपन में या कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ हो और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि आप उसको याद भी करते हैं तो आप हाथ पैर कांपने लगते हैं आपके। तो आप क्या उस सिचुएशन को याद करना चाहेंगे? नहीं याद करना चाहेंगे। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है जिससे आपको वो सिचुएशन याद आती है तो आप क्या करते हैं, दोबारा उसको भुलाने के लिए उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे? या तो आप अपना दिमाग कहीं और लगा लेते हैं, इस तरीके से हटाने की कोशिश करते हैं, या कुछ और काम करने लगते हैं, कोई और चीज सोचने लगते हैं। तो ये सारी हरकतें करके आप क्या करते हैं कि वो जो थॉट था जिससे आपको मानसिक रूप से कष्ट मिल रहा था उसको आप क्या करते हैं, अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करते हैं, उसको आपने दबा दिया। और जब भी हम चेतन से, मतलब चेतन मन में कोई भी हमारे थॉट आती है और अगर हम उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको हटाते हैं, चेतन मन के विचार अगर हम हटाते हैं तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं? तो वो पहुंच जाते हैं हमारे अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में वो थॉट पहुंच जाते हैं। तो पहला तो हो गया आपका रिप्रेशन, दमन। दमन, ज्यादातर लोग दमन का यूज करते हैं। दूसरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ज्यादातर जो बड़े पद पे होते हैं, और जैसे कह सकते हैं कि जो नेता लोग होते हैं वो ज्यादातर इस चीज का यूज करते हैं। जो रिएक्शन फॉर्मेशन है आपका, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे आप कह सकते हैं कि जो नेता, खासकर जो भ्रष्ट नेता होते हैं, एकदम करप्शन में एकदम गले तक डूबे हुए हैं, ऐसे नेता इन चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब होता क्या है इसमें? तो इसमें पर्सन उस चीज का विरोध करता है जो काम वो खुद कर रहा है। मतलब नेता क्या करते हैं? नेता एक तरफ तो मंच पर खड़े होकर भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए, और बैक साइड में वो खुद भ्रष्टाचार करते हैं। या कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम में खुद तो नकल कर रहा है लेकिन दूसरों को नकल ना करने की नसीहत दे रहा है। तो ये कैसा डिफेंस मैकेनिज्म है? रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें पर्सन उसी चीज का विरोध करता है जो काम वो खुद करता है और उसको पता है कि ये काम गलत है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि इसमें व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले इच्छा या विचार के ठीक विपरीत इच्छा या विचार
विकसित करके तनाव को कम करता है। मतलब आप, कोई नेता है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये डर है, उसको भी टेंशन होता है कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, पकड़ा जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। तो वो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, इस डर को दूर करने के लिए वो क्या करता है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही भाषण देने लगेगा। तीसरा है आपका रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण। आप सभी ने सुना होगा, और हम सभी ने इसका यूज किया है। क्या है ये? जब भी कोई काम हम नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस काम को ही गलत ठहरा देते हैं। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है जो यहाँ पर आप देखें दिया गया है, अंगूर खट्टे हैं। अब अंगूर खट्टे हैं, ये आप सबको याद होगा या याद आ गया होगा, अंगूर खट्टे हैं सुनने से कि इसमें एक लोमड़ी की कहानी थी। एक लोमड़ी जो अंगूर के लिए बार बार उछल रही थी अंगूर को पाने के लिए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाती है। और लास्ट में फिर वो क्या कह देती है कि अरे अंगूर तो खट्टे थे इसलिए मैं वहां पर गई ही नहीं। या कोई लड़का है, अब वो आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, तैयारी कर रहा है, लेकिन वो 2-3 अटेम्प्ट फेल हो जाता है, नहीं पास कर पाता है। तो वो क्या कह देता है, अरे मुझे तो आईएएस बनना ही नहीं है, क्योंकि सब डीएम एसडीएम जितने भी होते हैं सिविल अधिकारी सब के सब करप्ट होते हैं और मुझे करप्शन नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो बनूंगा ही नहीं। फिर क्या हो गया, एक तरीके का रैशनलाइजेशन हो गया कि आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए सामने वाली चीज पर ही आप उसी को गलत ठहरा दे रहे हैं और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन थोड़ा बहुत ये आप देखेंगे तो ये रैशनलाइजेशन से मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित किया जा रहा था। और प्रोजेक्शन में भी क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन में पर्सन अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर टाल देता है। कोई भी उससे गलती हुई, कोई फेलियर मिला उसे, तो वो खुद को नहीं उसका रिस्पॉन्सिबल मानता है, उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता है। वो क्या करता है, वो दूसरों के ऊपर डाल देगा। एग्जाम में नंबर कम आए, अरे क्या बताएं आपको, टीचर पढ़ाया ही नहीं था, हम तो डेली क्लास जाते थे, अब वो क्लास में आके अपनी जीवनी बताने लगते थे, वो क्लास में आके पढ़ाते ही नहीं थे, वो हम लोगों से काम कराते थे, तो क्या करेंगे, नंबर तो कम आएंगे ही। या कोई स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, अब राज्य सरकार क्या कह रही है, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा दे। अरे केंद्र फंड ही नहीं दे रहा है, केंद्र पैसे ही नहीं दे रहा है, तो हम कहाँ से जॉब निकाल देंगे, हम कहाँ से लोगों को नौकरी दे देंगे, उसमें हमारी क्या गलती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पर्सन अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल के खुद को बचाने की कोशिश करता है और अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है। जैसे इसमें देखिए बताया जा रहा है कि इस रक्षा प्रक्रम में व्यक्ति अपना तनाव दूर करने के लिए अपनी गलतियों असफलताओं का आरोपण, यहाँ पर आरोपण होगा, ये रोपण हो गया है, आरोपण दूसरों पर करता है और इस तरह से अपने आप को दोष मुक्त समझता है। और इससे फिर उसमें क्या होता है कि वो सेटिस्फाई हो जाता है, शांत हो जाता है कि हाँ मैं तो दोष मुक्त हूँ, और इस वजह से उसका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। और आपने देखा होगा आपके आसपास में ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं, रैशनलाइजेशन के बाद प्रोजेक्शन का ही यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं कि रैशनलाइजेशन और प्रोजेक्शन दोनों का यूज़ करते हैं। लास्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप सभी हो सकता है कभी ना कभी इसके भुक्त भोगी रहे हो, मतलब इसका शिकार हो गए हो। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, या ये भी हो सकता है कि आप सभी ने किसी और को इसका शिकार बनाया हो। क्या है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट? तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कॉलेज में हैं और कॉलेज में टीचर ने आपको बहुत बुरी तरीके से डांट दिया, इतना डांट दिया कि आप बस मन कर रहा है कि
कहाँ जाके हम डूब मर जाएं या कितना हम अपने आप को टॉर्चर कर लें या कितना रो लें, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। अब आप टीचर को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब आपका मूड एकदम ऑफ है, स्ट्रेस से दिमाग खराब है और घर पहुंच रहे हैं, और आपका छोटा भाई या छोटी बहन या कई बार तो पेरेंट्स, मतलब मम्मी, खासकर मम्मी, अगर कुछ बोल दी, कुछ ऐसी चीज बोल दी जो आपको नहीं पसंद आया, तो आप क्या करते हैं, आप सारा गुस्सा जो टीचर का गुस्सा था वो उसके ऊपर उतार देते हैं। या कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पापा या आपके बड़े भाई या मम्मी किसी दूसरे का गुस्सा आप पर उतार दिए हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है विस्थापन, और इसमें एक निर्दोष को मार पड़ जाती है या एक निर्दोष ना चाहते हुए भी उसका शिकार बन जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके पर्सन अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस तरीके से जो स्ट्रेस का आपका चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से हम एंजाइटी डिसऑर्डर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।